पहले का आंसर है मेमोरी, दूसरे का है स्केल ऑफ मिनट्स। नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट हाउ वी थिंक इज नाउन एज कॉग्निशन, कॉग्निटिव मेमोरी, मेमोरी, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन, हम किस तरह से सोचते हैं या हम क्या सोच रहे हैं उसको हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। The phonological component of memory is localized in left cerebral hemisphere, right cerebral hemisphere, left cerebellar hemisphere और none। फोनोलॉजिकल जो आपके फोन्स जो वॉइस एक्चुअली होती है, मेमोरी जो आपकी वॉइस से रिलेटेड होती है, वो आपके लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होती है। How many structures are critical in the formation of memory? 2, 3, 5 और वो ऑप्शन रिपीट हो गया, यहाँ पे मैंने 4 एंटर किया था। ठीक है, 3। अब वो 3 कंपोनेंट्स जो हमारे मेमोरी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, उसमें एक मिनट, उसमें 3 कंपोनेंट्स हमारे ब्रेन के मेनली काम करते हैं। मीडियल लोब है, टेम्पोरल लोब है और सर्टेन डाइन जो कैफेलिक न्यूक्लियाई होते हैं वो हेल्प करते हैं। तो हमारी जो क्रिटिकल फॉर्मेशन में, मेमोरी की मतलब फॉर्मेशन में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं ब्रेन के, वो 3 होते हैं। टेम्पोरल, मीडियल टेम्पोरल लोब, डाइनकेफलिक न्यूक्लियाई, इसके अलावा कुछ जो है वो बेसल फॉर ब्रेन का पार्ट भी आता है इसमें। नेक्स्ट है as defined as the ability to store information for several seconds while other cognitive functions take place using this information. Functioning memory, immediate memory, related memory, working memory. वर्किंग मेमोरी, आप अगर किसी हॉस्पिटल सेटिंग्स में हम देखें, हम किसी पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री लेके हमने उस हिस्ट्री को फौरन टाइप कर दिया, उसके बाद हमने नेक्स्ट पेशेंट की हिस्ट्री ली, हमने उस हिस्ट्री को टाइप कर लिया, वो हमारी वर्किंग मेमोरी है कि हम एक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हम साथ ही साथ उसका यूज करते जा रहे हैं, तो ये आपकी वर्किंग मेमोरी है। ठीक है, the lesser the gap between studying and experience, the higher the chance of that knowledge will remain in the dash memory. Short term, long term, सिनेप्टिक, रियलिस्टिक। लॉन्ग टर्म, अगर आप जो आप चीज पढ़ रहे हैं उसको आप साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस नॉलेज का प्रैक्टिकल नॉलेज आप उसका साथ ले रहे हैं, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी। जिस तरह आप लोग अपना ये अपनी फील्ड्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप जब सेकेंड ईयर में आपके अपने पर्टिकुलर फील्ड्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, ओटी वाले अपना ऑक्यूपेशनल का पढ़ेंगे, इमेजिंग वाले इमेजिंग टेक्निक सीखेंगे, लैब वाले अपने लैब के प्रोसीजर सीखेंगे, तो वो उतना आपकी लॉन्ग टर्म, वो आपकी लाइफ के लिए फिर ये चीज चलेगी, जो जो प्रोसीजर्स आप सीखेंगे। नेक्स्ट है द वर्किंग मेमोरी इज फॉर्म्ड बाय लेटरोडोर्सल पार्ट, फ्रंटोडोर्सल पार्ट, dorsolateral, prefrontal cortex, all of above. वर्किंग मेमोरी बेसिकली बनती है डोर्सोलेटरल और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से। Dash does not seen in children as it develops later in life and help to form different strategies to achieve different goals. Cognition, memory, long-term memory, metacognition. मेटाकॉग्निशन जो है वो है बेसिकली
हाउ वी थिंक। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें ये चीज जो है वो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो उसमें मेटाकोग्निशन डेवलप होती है कि वो चीज़ों को देखता है कि अच्छा मैं इन क्वेश्चंस को मैं किस तरह सॉल्व कर सकता हूँ और इसका क्या सोल्यूशन मिल सकता है हमें। या आप अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि मैंने अपना ये गोल अचीव करना है तो मैं किस तरह से मैं अपनी जो है वो एक स्केड्यूल बनाऊं तो मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। तो वो मेटाकोग्निशन है। चिल्ड्रंस में ये नहीं होती, ये जैसे जैसे बाय एज आप बढ़ते चले जाते हैं तो फिर आप में ये चीज डेवलप होती है। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मेमोरी। 4, 3, 2, 5। हमें एक बात पूछनी है, हाँ जी पूछे। कॉग्निशन और मेटाकॉग्निशन में डिफरेंस बता दें। कॉग्निशन है एक सोच, आप कुछ सोच रहे हैं। जब आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये चीज किस वजह से सोच रहा हूँ या मैं कैसे सोच रहा हूँ, वो मेटा कॉग्निशन है। मतलब कॉग्निशन से ऊपर मेटा कॉग्निशन का लेवल है। आपने एक चीज सोची कि मैं ये काम करूंगा, फिर आप ये सोचते हैं कि मैं इस काम को किस तरह से करूंगा। हमने ऊपर मेटा कॉग्निशन वाले वो जो चिल्ड्रन वाली हमने एग्जांपल पढ़ी है उसमें हमने यही देखा है ना कि हम स्ट्रेटेजी, पहले हम ये सोचते हैं कि ये काम हमने करना है, वो कॉग्निशन था। बाद में हमने, आप स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं कि जो हमने काम सोचा है उसको हमने किस तरह से, उसको करना किस तरह से है। समझ आया आपको? ओके मैम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी। मैम ये 4 लिखा हुआ है मोहद्दत राना में। कौन कौन सी? हम सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और रिहर्सल। जो मेन है ना उसमें आपकी शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है और सेंसरी है। आगे से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की आगे उन्होंने फर्दर डिवीजन की हुई है। जो लॉन्ग टर्म है वो आगे आपकी जो है इम्प्लिसिट मेमोरी में जाती है, एक्सप्लिसिट में जाती है, प्रोसीजरल में, डिक्लेरेटिव में, जो सेमनेटिक में और एपिसोडिक में। मेन आपकी 3 है, शॉर्ट, लॉन्ग और सेंसरी। जो शॉर्ट है वो 1 सेकेंड के लिए रहेगी और जो लॉन्ग है, सॉरी शॉर्ट टर्म है वो आपकी लेस देन 1 मिनट के लिए रहेगी और जो लॉन्ग टर्म है वो आपकी लाइफ टाइम के लिए रहेगी। ठीक है। आप लोगों का आपकी बुक में ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें उन्होंने मेमोरीज को बनाया हुआ है। जी मैम। ठीक है। Remembering how to pass a NG tube, NG tube is nasogastric tube, is dash type of memory, implicit, procedural, unconscious memory, all of above. अच्छा, जो implicit memory है ना वो procedural भी होती है और वो unconscious आपके चल रही होती है। आपने कोई भी प्रैक्टिकल वर्क आप सीखते हैं जब आप अपनी वार्ड्स में ड्यूटीज करेंगे, मैंने आपको बताया कि सेकेंड ईयर से जब आपके साथ साथ रोटेशन स्टार्ट होगी, आप लोग अपना कोई भी प्रोसीजर सीखेंगे, आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे, आप नेट से उसको सर्च करेंगे। फिर जब आप नेक्स्ट एक बार सीखेंगे, 2 बार सीखेंगे, नेक्स्ट टाइम जब आप उसको कर रहे होंगे तो वो प्रोसीजर आपके अनकॉन्शियस वो चल रहा होगा कि इस तरह ये स्टेप्स मैंने परफॉर्म करने हैं। तो इसमें ऑल ऑफ अबव है, क्योंकि इम्प्लिसिट मेमोरी जो है वो अनकॉन्शियस होती है और वो प्रोसीजरल भी होती है कि वो स्टेप्स के साथ आपका चल रही होती है। तो इसमें ऑल ऑफ अबव। ठीक है। मेमोरी का टॉपिक आपके पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ स्टिमुलाई इन आवर इन्वायरमेंट टू एक्टिवेट अ पर्टिकुलर रिसेप्टर, a specific energy must be present। स्टिमुलाई आपने एक्टिव कर दिया लेकिन आगे उसको, उस स्टिमुलस को आगे जो है वो क्या कहते हैं, कन्वे करने के लिए कोई मीडियम ही नहीं है, कोई एनर्जी ही नहीं है, तो आप रिस्पॉन्स किस तरह से पैदा कर सकते हैं। सो किसी भी स्टिमुलस को एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी जो है वो प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं परसेप्शन। Our dash determines our perception, motives, drives, needs, all of above। अब ये तीनों एक ही चीजें हैं। मोटिव्स जो है वही हमें ड्राइव करते हैं और वही ड्रिवन फोर्सेस होती हैं।
और वही हमारी नीड्स होती हैं, ठीक है। हम किसी भी चीज को जो है वो ऐसे ही परसीव नहीं कर लेते एनवायरनमेंट में, हमारे जो भी कोई नीड्स हैं उस तरह से हम उस चीज को परसीव करते हैं। एग्जाम्पल इसमें हॉस्पिटल सेटिंग के लिहाज से ये हो सकती है कि एक पेशेंट है, शाम के टाइम उसके जो है वो क्या कहते हैं विजिटर्स ने आना है, तो वो किसी और के विजिटर मिलने आएंगे, उसको ये लगेगा कि मेरे मेरे आए हैं। तो ये भी एक परसेप्शन है कि उसका मोटिव था कि उससे मिलने आना था उसके विजिटर्स ने, लेकिन किसी और का आया तो उसको ये परसेप्शन हुई है। सो ऑल ऑफ अबव। मोटिव्स की कई बार डेफिनेशन एमसीक्यू की फॉर्म में आती है। द ड्रिवन फोर्सेस इज नोन एज मोटिव्स। Once you have identified an object, you continue to recognize it even if it changes the location. This is known as। एक आपने ऑब्जेक्ट है उसको आपने एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर आपने उसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लिया, तो वो क्या होगा? पैटर्न परसेप्शन, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज, पैटर्न एंड कॉन्स्टेंसी, ऑल ऑफ अबव। आपने वो परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज में आते हैं। Next है there are dash type of cues that are used to create depth perception। Binocular, mononocular, ये cues जो होते हैं ये हमारे आईज में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इमेज फॉर्मेशन में जब रेटिना इमेज बनाता है तो वो आईज को एडजस्ट करता है, ठीक है। तो वो दो तरह के होते हैं, बाइनोक्यूलर्स, मोनोनोक्यूलर्स। तो इसमें ऑल ऑफ अबव आना। हमारा जो इमेज बनता है वो 2D होता है, किसी भी इमेज को हम जो देख रहे होते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल में 3D होता है। तो हम फिर इन क्यूज के जरिए हम उसकी परसेप्शन, हम उसको जो है वो क्या कहते हैं, उसकी डेप्थ परसेप्शन परसीव करते हैं हम उसको। Illusions, hallucinations are the types of perception, abnormalities of perception, thinking, extrasensory perception. These are the abnormalities of perception. Illusion क्या होता है? ये मिसपरसेप्शन होती है कि एक रियल स्टिमुलस प्रेजेंट तो है, लेकिन आपको उसकी मिसपरसेप्शन हुई है। हमने जो ऊपर बात की एक पेशेंट के, वो विजिटर के एग्जांपल की, वो इल्यूजन है, लेकिन इसके बरक्स जो हेलुसिनेशन है उसमें वो स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता। वहां पे वो विजिटर उसके सामने खड़े थे तो उसे फील हुआ कि वो मेरे से मिलने आए, वो उसका इल्यूजन था। लेकिन अगर वहां पे विजिटर कोई नहीं था और उसको फील हो कि वहां पे कोई प्रेजेंट है, वो हेलुसिनेशन, ठीक है। हेलुसिनेशन perception without any stimulus, while illusion is misperception of the stimulus। ठीक है, illusion में stimulus होता है, hallucination में stimulus नहीं होता। ये बात समझ आई आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Misperception of external stimulus, अभी बात की हमने। hallucination, illusion, delirium और telepathy। illusions। एक्स्ट्रासेंसरी परसेप्शन, ESP भी कहते हैं इसको, एक्स्ट्रासेंसरी परसेप्शन ऑफ अनदर पर्सन्स थॉट इज नाउन एज क्लियरेंस, टेलीपैथी, प्रीकॉग्निशन, टेलीकाइनेसिस। टेलीपैथी, माइंड रीडिंग एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? टेलीपैथी। रूल ऑफ थंब इज आल्सो नाउन एज ह्यूरिस्टिक्स, एल्गोरिथम्स, ऑब्स्टेकल्स, थिंकिंग। अब ये वो है, ये थिंकिंग के पार्ट में से 2 MCQs हैं, बल्कि एक ही है ये वाला। ये ह्यूरिस्टिक्स हैं जो आपको याद है कि इस तरह जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप याद रखते हैं, जो रूल है एक चीज, वो ह्यूरिस्टिक्स में आती है। एल्गोरिथम्स में आप फॉर्मूलाज यूज करते हैं, ठीक है। देयर आर डैश टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स, 3, 4, 6, 5। कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं? नाम बताएगा कोई मुझे? देखो सारे जाग रहे हैं।
मैम सेंस ऑफ साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच। ठीक। मैम